कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होती है। ये घर जंगल के बीचों बीच होता है जहां आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता। इस फैमिली का हेड, जिसका नाम रॉजर है, उसे ये घर काफी कम कीमत में मिला होता है और जब ये लोग अपना सारा सामान घर के अंदर रख लेते हैं तब इनका डॉग दरवाजे पर रुक जाता है और घर के अंदर नहीं आता, जैसे उसने कोई चीज देख ली हो। अब ये लोग अपने डॉग को जबरदस्ती घर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉग किसी भी कीमत पर घर के अंदर आने को तैयार नहीं था और वह डॉग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस डॉग ने घर के अंदर कोई खतरनाक चीज देख ली हो, लेकिन वह खतरनाक चीज बाकी लोगों को नजर नहीं आ रही हो। अब काफी कोशिश के बाद भी जब वह डॉग घर के अंदर नहीं आता तब ये लोग उसे बाहर ही छोड़ देते हैं और एक नए घर में आकर रॉजर की बेटियां काफी खुश होती हैं और ये तीनों आंख मिचौली गेम खेलने लगती हैं। वहीं इनके घर के बाहर एक झील होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है जहां रॉजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिलता है, जिसे पाकर अप्रैल काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों ने आंख मिचौली की गेम स्टार्ट कर दी होती है और क्रिस्टीन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहनों को ढूंढ रही होती है। क्रिस्टीन जब अपनी बहन को पकड़ने के लिए एक स्टोर की तरफ जाती है तभी उनसे एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है और जब ये लोग उस लकड़ी के सुराख में से अंदर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अंदर एक दूसरा कमरा है जिसे इन लकड़ियों से छुपा दिया गया है। तभी इनके फादर भी वहां आ जाते हैं और इनके फादर सामने लगी लकड़ियों को हटाकर उस कमरे के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए इनके फादर माचिस जलाकर जब अंदर देखता है तो इसे पता चलता है कि ये एक बेसमेंट है जहाँ कुछ पुरानी चीजें रखी गई हैं। इसके बाद रॉजर वापस अपने बेटियों के पास आता है और इनसे कहता है कि अंदर कोई नहीं जाएगा क्योंकि अंदर बहुत सारी मकड़ियां हैं जो तुम्हें काट लेंगी। इसके बाद रॉजर उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात हो जाती है और सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर इनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर इन्हें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। अगली सुबह कैरोलीन जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक अजीब सा निशान है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ये निशान कैसे आए और जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो गई हैं। ये देखकर कैरोलीन परेशान हो जाती है और सीधा जाकर अपने हस्बैंड को ये सब बताती है। तब रॉजर अपनी वाइफ कैरोलीन से कहता है कि शायद कल गाड़ी में सामान लाते हुए किसी झटके की वजह से घड़ियां बंद हो गई हों। इसके बाद कैरोलीन रॉजर को अपने पैर पर निशान दिखाते हुए कहती है कि कल रात ये तुमने क्या कर दिया है। तब रॉजर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी इन्हें बाहर से अपनी बेटी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों फौरन दौड़ते हुए बाहर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि इनके कुत्ते को किसी ने मार दिया है। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है, लेकिन इन्हें अब तक समझ में नहीं आता कि इसकी मौत कैसी हुई। अब एक बार फिर से दिन गुजरता है और रात हो जाती है और ठीक 3:07 पर घर की सभी घड़ियां रुक जाती हैं, यानी कि फिर से बुरी चीजों का टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ रॉजर जागा हुआ होता है क्योंकि उसे घर में किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है, इसलिए जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो अपनी बेटी को सीढ़ियों पर खड़ा हुआ देखता है। तब रॉजर अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रात को इस तरह से क्यों खड़ी हो, जिस पर इसकी बेटी कहती है कि सिंडी को पता नहीं क्या हो गया है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। ये सुनकर रॉजर अपनी बेटी के रूम में जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सिंडी अपना सर सामने की अलमारी से पटक रही है। ये देखकर रॉजर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। इसके बाद रॉजर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर सुला देता है। अगली सुबह एक बार फिर से कैरोलीन की बॉडी पर एक नया निशान आ गया होता है। ये देखकर कैरोलीन को लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई। इसके बाद रॉजर जब काम के लिए जा रहा होता है तभी उसे घर के छत से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि छत से एक कबूतर नीचे गिरा हुआ है और वो कबूतर तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर रॉजर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और रॉजर को भी समझ आ जाता है कि इस नए घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से ये लोग इस नए घर में आए हैं तब से अजीब सी चीजें होने लगी हैं। लेकिन फिर रॉजर कुछ खास ध्यान न देते हुए काम पर चला जाता है। रॉजर के जाने के बाद उसकी 3 बेटियां भी स्कूल चली जाती हैं। अब यहाँ घर पर अकेली कैरोलीन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल रह जाती है। कैरोलीन जब अपनी बेटी के रूम में आती है तो वो देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है। तब कैरोलीन अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, जिस पर अप्रैल बताती है कि इस म्यूजिक बॉक्स में मेरा एक दोस्त रहता है जो मुझसे बातें करता है और ये वही बॉक्स होता है जो अप्रैल को घर के बाहर पुराने बड़े पेड़ के पास मिला था। ये सुनकर कैरोलीन अपनी बेटी की बातों को मजाक में लेते हुए उस बॉक्स को प्ले करती है और इस बॉक्स के शीशे में अप्रैल के
दोस्त को देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ अप्रैल अपनी मॉम से कहती है कि तुम मेरे साथ आंख मिचौली गेम खेलो। तब कैरोलीन अपनी बेटी की खुशी के लिए राजी हो जाती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बेटी से कहती है कि तुम घर के किसी भी कोने में छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तब अप्रैल भी ऐसा ही करती है और वो घर के एक कोने में छुप जाती है। इसके बाद कैरोलीन अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ कमरे में एक अलमारी होती है और वो अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। अलमारी के खुलने की आवाज कैरोलीन सुन लेती है और कैरोलीन को लगता है कि अलमारी को उसकी बेटी ने खोला है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि क्लैप करो। और तभी अलमारी में से 2 हाथ निकलते हैं और 2 बार क्लैप करते हैं। क्लैप की आवाज सुनकर कैरोलीन धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। अलमारी के पास पहुंचकर उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। कैरोलीन को लगा कि यह उसकी बेटी सांस ले रही है, इसीलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से आवाज आने के बावजूद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी उतार देती है। तब उसे सामने अलमारी में कोई भी नहीं दिखता और तभी पीछे से उसकी बेटी आती है। अपनी बेटी को देखकर कैरोलीन हैरान रह जाती है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम कहाँ थी। तब अप्रैल बोलती है कि मैं तो क्रिस्टीन के कमरे में थी। ये सुनकर कैरोलीन पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अलमारी में से क्लैप किसने की। अब रात होती है और जब क्रिस्टीन अपने बेड पर सो रही होती है तभी उसका पैर कोई जोर से खींच लेता है, जिससे वो जाग जाती है। शुरू में क्रिस्टीन को लगा कि यह उसकी बहन का मजाक है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी बहन तो बगल में सो रही है जबकि उसका पैर सामने से खींचा गया है, इसलिए वो बेड के नीचे देखती है, पर बेड के नीचे कोई भी नहीं होता और तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। इसलिए वो अपनी बहन नैन्सी को जगाती है और उससे कहती है कि सामने के दरवाजे से हमें कोई देख रहा है। तब नैन्सी कहती है कि मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और नैन्सी दरवाजे के पास भी जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। और तभी क्रिस्टीन नैन्सी को बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब जैसे ही नैन्सी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। यह देखकर दोनों बहनें जोर से चिल्लाने लगती हैं। इनकी आवाज सुनकर रॉजर और कैरोलीन दौड़कर उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब क्रिस्टीन बताती है कि सोते वक्त किसी ने मेरा पैर खींचा, लेकिन रॉजर उसकी बात सीरियस नहीं लेता और उससे कहता है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। मगर क्रिस्टीन कहती है कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो मेरे सामने आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। लेकिन रॉजर और कैरोलीन को लगा कि हमारी बेटी ने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए यह दोनों अपनी बेटी के रूम से चले जाते हैं और हम रात के वक्त इनके घर को देखते हैं जो बिल्कुल एक सुनसान जगह पर होता है। यहाँ हम कैरोलीन को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसकी बॉडी पर हर रोज एक नया निशान पड़ने की वजह से वो परेशान हो रही होती है और उसे लगता है कि शायद उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तभी उसे कमरे के बाहर से वही क्लैप की आवाज सुनाई देती है जो कुछ दिन पहले उसने अपनी बेटी के साथ आंख मिचौली की गेम खेलते हुए सुना था। इसलिए वो बाहर आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता और अब वह जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है तभी सीढ़ियों पर जितनी भी फोटोज लगी हुई थी वो अपने आप ही एक एक करके सब गिरने लगती हैं। यह देखकर कैरोलीन घबरा जाती है और नीचे आती है, लेकिन नीचे भी उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे बेसमेंट से वही क्लैप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कैरोलीन बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और बेसमेंट के पास पहुंचकर वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। अब इससे पहले कि कैरोलीन कुछ समझ पाती तभी पीछे से उसे धक्का लगता है और कैरोलीन सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट के अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता और तभी एक बॉल उसकी तरफ आकर गिरता है। यह देखकर कैरोलीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब कैरोलीन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है और बेसमेंट में रोशनी के लिए जो लाइट लगी हुई थी वो भी बुझ जाती है। लाइट के बंद होने के बाद अचानक बेसमेंट में से एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैरोलीन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से माचिस की एक तीली जलाकर थोड़ी बहुत रोशनी कर लेती है। लेकिन तभी कैरोलीन के पीछे से 2 हाथ आकर क्लैप करते हैं। यह देखकर कैरोलीन जोर से चीखती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में खड़ी होकर सामने की अलमारी से अपना सर मार रही होती है और उसके सर के ठक ठक की आवाज से उसकी दूसरी बहन जाग जाती है और वो सिंडी को पकड़कर बेड पर सुला देती है। लेकिन तभी फिर से अलमारी के अंदर से वही टक टक की आवाज आती है, जिसे सुनकर एंडी अपनी छोटी बहन सिंडी को देखती है जो कि सो रही होती है और यह देखकर एंडी घबरा जाती है क्योंकि पहले तो सिंडी अपना सर अलमारी से पटक रही थी, लेकिन पता नहीं अब भी कौन अलमारी से टक टक की आवाज कर रहा है। अब यह सब जानने के लिए एंडी जाकर अलमारी खोल देती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता और तभी बेड से सिंडी देखती है कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही है और तभी वो औरत एंडी पर कूद जाती है, जिससे यह दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती हैं। उसी वक्त बाहर रॉजर काम से लौट रहा होता है और रॉजर अपनी बेटियों की चीखने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए घर पर आता है। घर के अंदर आते ही उसे अपनी वाइफ कैरोलीन की बेसमेंट से आवाज आती है। तब रॉजर जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है, जिसके
इसके बाद यह दोनों ऊपर अपनी बेटियों के रूम की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर वाले रूम में पहुंचकर यह लोग देखते हैं कि उनकी बेटियां बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। रॉजर अपनी बेटियों से कहता है कि मुझे कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तब उसकी बेटियों के साथ यहाँ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ रॉजर की बेटियां उसे बता देती है। साथ ही उसकी वाइफ भी रॉजर को बेसमेंट का सारा किस्सा बताती है। ये सब सुनकर रॉजर और उसकी पूरी फैमिली समझ जाती है कि इस घर में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगले दिन रॉजर और उसकी वाइफ कैरोलीन एक कपल के पास जाते हैं, जिसमें से हस्बैंड का नाम एडम और उसकी वाइफ का नाम सोफिया है। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं जो भूत, शैतान या किसी सोल को काबू कर सकते हैं। यहाँ कैरोलीन एडम और सोफिया से कहती है कि मेरे घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप दोनों मेरे घर पर आइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एडम और सोफिया इनके घर पर आने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह इनका वहम हो सकता है। लेकिन यहाँ कैरोलीन बार बार इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों हमारे घर पर नहीं आए तो वो शैतान हमारी बेटियों को मार देगा। यह सुनकर एडम और सोफिया कैरोलीन की बात को सीरियस ले लेते हैं और इनके घर पर आने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद यह दोनों कैरोलीन के घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद इन दोनों को बताया जाता है कि जैसे ही यहाँ रात को 3:07 होते हैं तब सभी घड़ियां रुक जाती हैं और पूरे घर में से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। साथ ही अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। ये सब सुनकर एडम बताता है कि जितनी भी चीजें तुम लोगों ने अभी हमें बताई ये सब एक शैतान की निशानियां हैं। अब यहाँ इनके घर को एक्सप्लोर करते हुए एडम को पता चलता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है। ये पता चलते ही एडम और सोफिया बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद सोफिया को अजीब से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर सोफिया समझ जाती है कि यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक चीज रहती है। इसके बाद ये सभी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और यहाँ एडम माइक ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद एडम रॉजर से पूछता है कि जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो तुम इस घर को छोड़कर गए क्यों नहीं। तब रॉजर बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सब इस घर को खरीदने में लगा दिए, इसलिए अब मेरे पास और इतने पैसे नहीं है कि मैं एक दूसरा नया घर खरीद कर उसमें रह सकूं। दूसरी तरफ सोफिया घर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल से बातचीत करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम किसी से बात करती हो। तब अप्रैल जवाब देती है कि वो मेरा दोस्त है और उसका नाम रोरी है और रोरी इस खिलौने में रहता है। ये सुनकर सोफिया अप्रैल से वह खिलौना लेती है और वह जब उस म्यूजिक बॉक्स को प्ले करती है तब उसे सच में म्यूजिक बॉक्स के सामने वाले शीशे में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। ये देखकर सोफिया अप्रैल से पूछती है कि तुम्हें यह खिलौना कहाँ पर मिला। तब अप्रैल बताती है कि मुझे यह खिलौना बाहर झील के किनारे पर खड़ा एक बड़े पेड़ के पास मिला। यह सुनकर सोफिया एडम के साथ सीधा उस बड़े पेड़ के पास आती है जहाँ पर अप्रैल को वह खिलौना मिला था और तभी सोफिया को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाती है। यहाँ सोफिया एक औरत को देखती है जो उस बड़े पेड़ से लटकी हुई होती है। अब यहाँ सोफिया को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था, इसलिए ये दोनों अंदर आते हैं और कैरोलीन से कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक काला साया है जिसने आपके घर और इस घर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह काला साया बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। साथ ही वह बताती है कि जब मैं आपके घर के अंदर आई थी तो मैंने उसी वक्त इस काले साये को देख लिया था। वो आपके पीछे खड़ी थी और दूसरी बार मैंने उसे तुम्हारी बच्चियों के पीछे देखा। ये काला साया तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़ चुका है, इसलिए अगर तुम इस घर को छोड़कर चले भी जाओ तो काला साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब उस काले साये ने तुम सभी लोगों को कब्जे में ले लिया है। तब रॉजर पूछता है कि अब हमें क्या करना होगा, जिस पर एडम जवाब देता है कि हमें इस घर में एक्सोर्सिज्म करना होगा। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे कि इस घर में सच में काला साया है और फिर सबूत मिलने के बाद हमें उसे चर्च में देना होगा और चर्च का पादरी सबूत देखने के बाद ही यहाँ आकर एक्सोर्सिज्म करेगा। अब यहाँ एडम कहता है कि हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वह साया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है हम उसके लिए खतरा हैं और वह कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकें। इसलिए